1.5 करोड़ रुपए तक का ऑफर मेरे पास आया था और मेरे पास बकायदा रिकॉर्डिंग भी है, जो रिकॉर्डिंग मैंने माननीय अदालत में सबमिट करा रखी है और पुलिस डिपार्टमेंट में भी दे रखी है। इसके बाद जब वो ऑफर भी हमने ठुकरा दिया तो मोहतरमा ने वो लालच दिया कि जो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। जहर नहीं खाया था इसने जहर खाने का ड्रामा किया था। पूरे देश में इतना बड़ा बवंडर मचा दिया, सतपाल तंवर को विलेन बना दिया। मशहूर डांसर सपना चौधरी है। इन्होंने जो एक रागनी गाई थी जिसमें कुछ जाति सूचक शब्द कहे गए थे, जिसकी आपने घोर निंदा करते हुए जो है एफआईआर भी कराई थी। और वो ये पूरा प्रकरण कहाँ से है और कैसे, अभी इसकी क्या स्थिति है, ये सब एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये मामला मैं जो लोग भूल गए हों उनको याद दिला देता हूँ मैं जी। 2016 में ये मामला हुआ था हमारे गुड़गांव के गांव चक्करपुर में। सपना चौधरी नामक एक डांसर ने एक रागनी गाई थी जिसमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। अनुसूचित जाति को, पर्टिकुलर अनुसूचित जाति को, जाति का नाम लेकर के गाली दी गई थी। ऑब्जेक्शन था, सभी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया उसके ऊपर। पूरे देश में लोगों ने ज्ञापन सौंपे, लोगों ने एफआईआर कराने के लिए एप्लीकेशंस दी। पूरे देश में सोशल मीडिया पर ये रागनी की क्लिप जो है ना वो वायरल हो रही थी। ये रागनी की क्लिप मेरे सामने भी आई, भेजी किसी भाई ने, बोले भाई साहब मुकदमा दर्ज कराना इसमें। मैंने कि करा दो, लेकिन मैं वेट करता रहा काफ़ी, कहीं एफआईआर दर्ज हो जाए, कहीं एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आफ्टर 1 वीक मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे ही अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, ताकि हमेशा से जो ये रागनी गाने गीत के माध्यम से ये जातिवाद फैलाते हैं, ये जाति को गाली देते हैं, ये बंद हो जाए। और इसमें मैं कामयाब हुआ भी, ये सब कुछ बंद हो चुका है। तो उस समय मैंने ये मालूम किया सबसे पहले इसका बैकग्राउंड क्या है इसका, क्योंकि कोई भी एफआईआर होती है तो एफआईआर हवा में नहीं होती है। एक लीगल पॉइंट के लिए मैं अपने समाज को बताना चाहूँगा, किसी भी एफआईआर के लिए करने के लिए पर्टिकुलर वो ऑफेंस कहाँ किया गया है, वो प्लेस होना चाहिए, वो ऑफेंस किसने किया है, उसके फादर का नाम क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका पर्टिकुलर एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें एक लीगल पॉइंट है, होनी चाहिए एक एफआईआर में, तभी एफआईआर मजबूत होती है। और पहले हमने पूरी अपनी टीम लगाई कि इसका पूरा बैकग्राउंड निकाला जाए, क्या है और ये कहाँ रहती है, कहाँ की रहने वाली है, क्या करती है ये, कितना क्या क्या किस किस तरीके से इसने अपने समाज को क्या क्या गलत शब्द बोले हैं और किस जगह बोले हैं, किस टाइम बोले हैं, किस डेट को बोले हैं। हमें ये मालूम चला कि ये चक्करपुर गांव गुड़गांव में रागनी गाई गई थी और उसमें टाइम भी और डेट भी सब कुछ आ गया था। अब SC/ST एक्ट में प्रावधान है, पर्टिकुलर पर्सन को गाली दी जाती है जाति सूचक तो अपराध होगा। लेकिन ये अमेंडमेंट उसी साल 2016 में जनवरी महीने में हो चुका था कि आप किसी को सार्वजनिक तौर पर, पूरे समाज को भी कह रहे हैं, ये पहले भी था लेकिन एक्ट में थोड़ी कमजोरी थी उस वक्त। वो एक्ट फिर मजबूत हो गया, एक्ट मजबूत हुआ, जनवरी में वो आदेश लागू हो गया पूरा। फरवरी में इसने ये रागनी गाई, यानी कि ये अपराध इसके ऊपर बनता है। जब ये अपराध इसके ऊपर बनता है तो फिर हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट दी सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन। मेरी बात हुई SHO साहब से कि फ़ोन पर बात हुई मेरी, SHO साहब ऐसे ऐसे ये हुआ है ऑफेंस, बोले कि मेरे पास आइए मैं पूरी कार्रवाई करूँगा। हम लोग गए, पूरी एप्लीकेशन ली, और सिर्फ एप्लीकेशन से बात नहीं बनती, कोई भी सोशल मीडिया से कोई चीज़ आपके सामने आ रही है, एक लीगल वे से ही बताता हूँ, तो उसको CD में बाकायदा देना होता है। 2 CD देनी होती है, एक FSL के लिए जाती है, एक पुलिस इंक्वायरी के लिए रहती है। FSL जाती है सील होकर के, और एक CD की कॉपी आप अपने पास रख सकते हैं। वही काम हमने किया, पर्टिकुलर बिल्कुल पुख्ता तरीके से हमने ये एफआईआर के लिए हमने एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन दी, उन SHO साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ। वो क्यों सैल्यूट करता हूँ, उनका फ़ोन आता है मेरे पास में नेक्स्ट डे, बोले कि सतपाल जी एफआईआर दर्ज कर दी है मैंने कि सर बहुत जल्दी कर दी, बहुत से लोग तो इंक्वायरी में डाल देते हैं। बोले कि सतपाल जी अगर मैं सीनियर ऑफिसर से मैं इसके बारे में पूछता या फिर मैं DA के पास इसको अप्रूवल के लिए भेज देता
तो ये एफआईआर आपकी कभी दर्ज नहीं होती। और जो उसने किया है, जो शब्दों को बोला है, वो गलत बोला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ। इसके बाद में हमारे पास ऊपर लगातार हमले भी होते हैं, होते भी रहे हैं। ये सब चोट वगैरह जो लगी हुई है, सब उसी के दौरान की लगी हुई हैं। हमले भी होते रहे हैं, फायरिंग तक भी हुई है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हमें यहाँ तक कि स्टार्टिंग में तो पर्टिकुलर ये तरीके से एक जान पहचान के माध्यम से हमारे फ्रेंड सर्कल से ढूंढ करके, या फिर हमारे जो भी जानकार हैं, गांव के लोग हैं, उनके थ्रू प्रेशर डाला गया कंप्रोमाइज़ कराने के लिए। लेकिन कंप्रोमाइज़ की बात तो छोड़िए, यहाँ कंप्रोमाइज़ के लिए कभी कलम हाथ में उठ ही नहीं सकती किसी भी मामले में। फिर जब इससे बात नहीं बनी तो पैसों का लालच दिया गया। 1.5 करोड़ रुपए तक का ऑफर मेरे पास आया था, और मेरे पास बकायदा रिकॉर्डिंग भी है, जो रिकॉर्डिंग मैंने माननीय अदालत में सबमिट करा रखी है और पुलिस डिपार्टमेंट में भी दे रखी है। 1.5 करोड़ रुपए तक का ऑफर मुझे आया था, लेकिन हमने कभी बिकना नहीं सीखा। हमने समाज में अगर नाम कमाया है तो ये नाम हमेशा कायम भी रहेगा। हम कभी बिकेंगे नहीं, हम कभी समाज के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। इसके बाद जब वो ऑफर भी हमने ठुकरा दिया, तो मोहतरमा ने वो लालच दिया कि जो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन हमें उस लालच की भी आवश्यकता नहीं है, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसलिए हमने उसका वो लालच भी ठुकरा दिया जो इसने मुझे दिया था, और जो मैं आपको पब्लिकली बता नहीं सकता वो लालच क्या है। इसके बाद में जब तब भी बात नहीं बनी, तब मेरे ऊपर अटैक होना शुरू हुए। हम तब भी ना डरे और ना झुके, अटैक हुए, बचे बाल बाल बचे। लेकिन फिर भी हमने अपने समाज को हमेशा हमेशा सर्वोपरि रखा है। कोर्ट में केस चलता रहा, इंटरिम बेल हुई वहां से। जितेंद्र चौहान जी माननीय जज साहब थे वहां पर, उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। उन्होंने कोशिश की कि मामला संभल जाए। जज साहब ने मुझे कहा भी था कि माफ़ी मांग ली गई है। मैंने जज साहब को कहा था, सर यू आर ए मिलोड, यू आर ए जज ऑफ हाई कोर्ट। आप ये समझिए इस बात को कि SC/ST एक्ट तो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है। SC/ST एक्ट में तो समझौता हो ही नहीं सकता, तो मैं समझौता कर कैसे लूं। उन्होंने मेरी इस बात को माना और मामला चलता रहा। जितेंद्र चौहान साहब ने बेल नहीं दी, पूरा 1.5 साल वहां पर। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इंटरिम होने के बाद एंटिसिपेटरी बेल जो है वो 1.5 साल तक उस पर सुनवाई चलती रही। ये एक पहला केस है देश का। इसके बाद में एक कोई गोयल या गुप्ता जज साहब आए, उन्होंने इसको अग्रिम जमानत दे दी, इसको छुटकारा मिल गया। मीडिया ने इसको इतना हाईलाइट कर दिया कि ये हवा में उड़ने लगी है। लेकिन इसको मालूम नहीं है अभी केस खत्म नहीं हुआ है, केस गुड़गांव कोर्ट में चल रहा है ऑलरेडी, और लगातार हम पूरे केस को फॉलो कर रहे हैं। अब कुछ समय के बाद देख लीजिएगा आप कि गुड़गांव कोर्ट से ही खबरें आना शुरू हो जाएगी आपको कि गुड़गांव कोर्ट में हो क्या रहा है। अभी हम थोड़ा सा इंटरनली काम कर रहे थे, हमारा वो काम पूरा हो चुका है। हमारा केस पूरे तरह से मजबूत है, और बाबा साहब की कृपा से हम उसको इस ऑफेंस पर, ये गलती करने पर या ये क्राइम करने पर सजा जरूर कराएंगे। हम कमी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। केस हम पूरा देख रहे हैं, केस मजबूत है, गुड़गांव में है, सेशन कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है, पूरी सुनवाई है, जल्दी रिजल्ट आने की उम्मीद रहेगी। एक अभी आपने जो है लाइव किया था, जिसमें आपने उसका एक टाइटल लिखा था कि सपना चौधरी को जो है माफ़ कर दिया जाए या फिर उसको सज़ा करा दी जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरा समाज उस समय बहुत आक्रोशित था। पूरे समाज का पूरा सपोर्ट जो है वो मुझे मिल रहा था इस मामले में, और पुलिस ने दबाव में काम करना शुरू कर दिया था। पहले पुलिस काम नहीं कर रही थी। FIR दर्ज करने वाले इंस्पेक्टर साहब को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और ACP साहब के पास में ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए चला गया था। लापरवाहियां की जा रही थी। हमने आंदोलन किए, पुलिस के ऊपर दबाव आया, पुलिस ने अरेस्ट वारंट जारी कराए कोर्ट से। अरेस्ट वारंट जैसे ही जारी हुए, अब वो तो फरार